नमस्कार साथियों, सुप्रभात। उम्मीद करता है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मियां जोर शोर पे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बार ख़ास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा। खैर, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा है श्रीलंका में आए आर्थिक हालात और सिविल वॉर की स्थिति, और इसको कमोबेश हम भारत से कैसे जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये तो इलॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे मालूम है कि मैं कोई भी बात करता हूँ तो वो तथ्यों पे आधारित होती है। एक कंपैरेटिव चर्चा करते हैं तो उससे कुछ कंक्लूजन निकलेंगे, कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। श्रीलंका में 1948 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जब कोई देश आज़ाद होता है तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो सरकारें बनी उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो भी वहाँ के व्यापार थे, बिजनेस थे, उन पे ध्यान दिया। 1960 और 62 तक स्थितियाँ काफ़ी ठीक होती रही, लेकिन उसके बाद जो सरकारें बनी, उन सरकारों ने कमोबेश या शॉर्ट टर्म फायदे देखने के लिए, दूरदर्शिता के अभाव से, जो डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, उस डेवलपमेंट की मुख्य जो दो तीन चीज़ें होती उन पे ध्यान नहीं दी। पहली बात जो थी वो ये थी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अपने देश से कोई सामान, जो आपके देश की खासियत है, विदेश में भेजते हैं, तो उसके एवज में आपको जो करेंसी मिलती है वो डॉलर के रूप में मिलती है। ठीक है। और जब आप कोई सामान बाहर से खरीदते हैं, अपने देश में लेके आते हैं, तो उसकी जो कीमत है, जो कीमत अदायगी है, वो भी आपको डॉलर के रूप में करनी पड़ती है। कोई भी देश तब तरक्की करता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात में एक अनुपात बना रहे हैं। यानी कि जितना सामान आप बाहर भेज रहे हैं, लगभग उतनी ही चीज़ें आप अपने देश में मंगाते हैं, या बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं, बाहर से कम मंगा रहे हैं, तो देश तरक्की करता है। और दूसरी चीज़ होती है, जो आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके देश की खासियत है, उस पे ध्यान देना। तो श्रीलंका टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे कपड़े का काम होता है, और दो तीन चीज़ें हैं। तो वहाँ की सरकारों ने क्या किया, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और सामान जो है ना, वो बाहर भेजने पे कम ध्यान दिया, मतलब डॉलर कम मंगाया, और स्थितियाँ ये रही कि बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीदी, तो उससे क्या हुआ कि डॉलर के रूप में करेंसी देनी पड़ी, ली नहीं। और दूसरी जो वहाँ की सरकारों ने चीज़ें की हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारें भी कर रही हैं, फ्री में बांटने की, सारी चीज़ें फ्री में बांटने की। तो फ्री में बांटने से क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो था वो कंपैरेटिवली कम हुआ, स्थितियाँ बिगड़ती गई श्रीलंका की। और 1983 तक आते आते श्रीलंका में स्थिति ये थी कि श्रीलंका 10% तो आयात कर रहा था और 90% निर्यात कर रहा था। वहाँ की करेंसी बहुत कमज़ोर हो गई, और आज की तारीख में स्थिति ये है कि श्रीलंका में डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए 2-2 घंटे की लाइन लग रही है। श्रीलंका के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। डीजल पेट्रोल की लाइन में खड़े लोग मर रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। 2 साल से जो उनका मुख्य बिजनेस था, कोविड त्रासदी की वजह से टूरिज्म, वो टूरिज्म बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। श्रीलंका की जो मौजूदा सरकारें थी, उन्होंने पैसा लेने के लिए कुछ एक दो पोर्ट बनाए थे अपने आसपास में व्यापार करने के लिए, जिसको यूएस और तमाम बड़े कंट्रीज़ ने फाइनेंस करने से मना कर दिया था, लेकिन चाइना ने वहाँ निवेश किया। और स्थिति ये है कि बहुत बड़े भूभाग में आज के समय चाइना का होल्ड है। श्रीलंका में चाइना का होल्ड है, और चाइना ऐसा देश है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज की तारीख में श्रीलंका में 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे बिजली दे जा पा रही है। यानी कि वहाँ टोटल सिस्टम फेल्योर हो चुका है।
अब आप सवाल ये करेंगे कि इस स्थिति को हम अपने कंट्री से कैसे जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और बाकी निष्कर्ष आप ही लोग निकालेंगे। यहाँ की भी जो सरकार है, मोदी सरकार है, पिछले 8 साल से लोगों को फ्री में चीज़ बाँट रही है। जैसे राशन फ्री में बाँट दिया, किसानों को 500 रुपए अकाउंट में दे दिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक योजना चल रही है, स्वरोजगार योजना, जिसमें एमएसएमई के जरिए बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बच्चों को स्किल किया जाता है और उन बच्चों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाले जाते हैं। वो जो स्कीम है वो टोटल फेल्योर है। उसकी अगर हम रिसर्च करें तो धरातल तक वो स्कीम नहीं पहुंची है। लाखों करोड़ रुपया उसमें खाया जा चुका है। बीच के सरकार के जो मंत्री हैं वो, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, और जो उस योजना को काम करते हैं, यानी कि जो व्यापारी लोग हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, लाखों करोड़ रुपए का वो घोटाला कर चुके हैं। चूँकि मोदी सरकार की खासियत है, अपनी कमियों पे ये कभी भी सवाल नहीं उठाते हैं, लीपापोती करने का काम करते हैं। 8 साल में रोजगार की स्कीमें ठप हो चुकी हैं, नौकरियां जनरेट नहीं की जा रही हैं, उसके एवज में लाखों करोड़ रुपया जो है स्वरोजगार के नाम पे डकार लिया गया। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ की फसलें हैं वो बाहर भेजें, और बाहर से तो जो हम निर्यात कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इस समय आपको पता है डॉलर की स्थिति क्या है। डॉलर रुपए की स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछली जो सरकारें थी तब 60 से 62 रुपए डॉलर हुआ करता था। अब इस समय 80 रुपए से ऊपर है, यानी कि हमारी करेंसी कमज़ोर हो चुकी है। डीजल पेट्रोल पे पिछली सरकारों ने 3 से 4% टैक्स लगा रखा था, जो कि अब मौजूदा सरकार ने बढ़ा के 30 से 31% टैक्स कर दिया है। ठीक है। तीसरी स्थिति बैंकों की। लगभग 5,000 से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, 5,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन वो बैंकों का लाखों करोड़ रुपए डकार चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 450 बिजनेसमैन का डाटा सरकार के पास है। बाकी 4,500 बिजनेसमैन का डाटा सरकार के पास नहीं है। यानी कि बड़े बड़े व्यापारी क्या कर रहे हैं, बैंकों से पैसा ले रहे हैं और उस पैसे को का घोटाला करके या तो वो विदेश में भाग गए हैं या वो कहीं छुपे हुए हैं। तो इसके पीछे भी शासन प्रशासन शामिल है, सरकार के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है। मोदी सरकार की ये खासियत है कि वो हर बातों पे पर्दा डालने में माहिर है। और जो एक सबसे बड़ी बात है जॉब्स की, जो जॉब्स इस समय युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत विकट होने वाली है। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो वो आधी हो चुकी है। बेरोजगारी दर की बात करें तो वो दोगुनी हो चुकी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भुखमरी क्रमांक में हम लोग 100वें से नीचे पायदान पे हैं। किसानों की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वहाँ भी हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो कुल मिला जुला के जो सिनेरियो है, जो स्थितियाँ हैं, देश को राष्ट्रवाद की चाशनी में डाला जा रहा है और स्थितियाँ विकट से विकटतम होती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो आज जो हालात श्रीलंका के हैं, हमारे देश के भी वही हालात हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने मध्यम वर्ग पे ध्यान दिया था। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करूंगा। 2014 से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स हमारे देश में वसूले जाते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स जो व्यापारियों से लिया जाता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो मध्यम वर्ग के लोगों से लिया जाता है। 2014 से पहले डायरेक्ट टैक्स 60 से 65% पुरानी सरकारें लेती थी और इनडायरेक्ट टैक्स 35 से 40% लिया जाता था। यानी कि जो मध्यम वर्ग है उस पर कम बोझ डाला जाता था और व्यापारियों से लिया जाता था। आज की तारीख में कमोवेश जो डायरेक्ट टैक्स है वो घट के 35 से 40% हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ के 60 से 65% हो गया। यानी कि आम आदमी की जेब लूटी जा रही है और अमीरों को सब्सिडी दी जा रही है, अमीरों को छूट दी जा रही है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, उससे आप चीज़ें समझ जाएंगे। 5 लाख से ऊपर जिसकी भी सैलरी है या जो छोटा व्यापारी 5 लाख से ऊपर, उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। जबकि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, उनका टैक्स सरकार ने 30% से कम करके 22% कर दिया है। जी हाँ, कांग्रेस की जो पुरानी सरकार थी उस समय जो सेल टैक्स, सर्विस टैक्स है वो 12% लगता था, जो कि अब बढ़ा के 18% कर दिया है।
बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझसे बेहतर चीज़ों को समझते हैं, और मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है? क्या हम इस देश के ज़िम्मेदार नागरिक नहीं हैं? क्या हमें सरकार से सवाल नहीं करने चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो क्यों डाउन हो रही है? जीडीपी क्यों डाउन हो रही है? रोज़गार पे बात क्यों नहीं हो रही है? किसानों की आय बढ़ाने पे बात क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए ही काम क्यों किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, और ज़रूरत पड़ी तो इस मुद्दे पे फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस स्थिति में आज श्रीलंका है, अगर हमारी सरकार ने और हमारे देश के लोगों ने अभी सजग ना हुए हमारे देश के लोग, तो कमोबेश या यही स्थितियां हो सकता है हमारे देश की भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।